हेलो गाइस, मैं रूबी सिंह, स्मार्ट संस्कृत एजुकेशन 1356 मेरा चैनल है। आप लोग सब्सक्राइब लाइक नहीं आ रहा है। जिस तरह की मुझे अपेक्षा थी उस तरह की बातें नहीं हो रही है। प्लीज़ आप कमेंट कीजिए कि आखिर कैसे आपको समझाएं हम। ठीक है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि मैं और भी वीडियो बनाने के लिए पूरा उत्साहित हो जाऊं। ओके, और मेरे अंदर अगर कोई कमी है तो उसको बताइए, बेझिझक कमेंट बॉक्स में कहिए कि मैम थोड़ा सा इसे ये कीजिए, मैम ये कीजिए। ठीक है, ओके। तो आज मैं आप लोग को यह बताने जा रही हूँ संस्कृत में अनुवाद कैसे करें। अनुवाद से ही ग्रंथ लिखाता है, अनुवाद ही आपको स्पीचिंग पावर देता है। इंग्लिश में आप ट्रांसलेशन बनाना सीखते हैं तो आपका स्पीचिंग पावर बढ़ता है। तो संस्कृत में भी बस अनुवाद आप जान जाएंगे, संस्कृत बहुत ही ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ अनुवाद के कुछ लिखा है कि अनुवाद कैसे करें। तो अनुवाद में गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, रिकैप कीजिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, और बार बार सुनिए। मुझे विश्वास है कि अगर आप मेरे वीडियो को सुनते हैं तो आपको समझ में जरूर आएगा। ठीक है, चलिए। तो कहता है कि सबसे पहली बातें हैं धातु यानी वर्ब। आप जानते हैं कि एक सेंटेंस जो होता है, सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, बिना इसके आपका सेंटेंस होगा ही नहीं। ठीक है, जिस तरह से इंग्लिश में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, उसी तरह से वर्ब, ये वर्ब है धातु, समझ गए। क्रिया, बिना क्रिया के सेंटेंस नहीं होता है। उसके बाद है वचन। अब वचन का मतलब होता है नंबर। अब नंबर जो है, नंबर अगर आप इंग्लिश में भी सिंगुलर नंबर में अगर प्लूरल वर्ब का प्रयोग कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, सिंगुलर अगर है, आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, जैसे आई है, अब आई के साथ आप प्रयोग करते हैं आई आर, तो क्या होता है, ये गलत होगा। समझिए, बात को समझिए। वी के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं, हम ही लिखते हैं ही इज गोइंग। ठीक है, इंग्लिश में ही इज गोइंग। उसी तरह से संस्कृत का भी नहीं, ही का मतलब क्या होता है, वह। अब वह जो है, वह किस ही के साथ हम इज का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हमारा व्याकरण ये कहता है कि थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, तो इसका हम क्या करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे। उसी तरह से संस्कृत का व्याकरण में कुछ नियम बताए हुए। यहाँ आपका लट लकार का हमने फॉर्मूला लिखा है। हमने इससे पहले भी लट लकार से बनाने वाले अनुवाद के बारे में जिक्र किया है, एक वीडियो बनाया है। आप लोग देखे हैं कि नहीं देखे हैं? अगर नहीं देखे हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लट लकार से बनने वाले अनुवाद को देखिए। ठीक है, कि कैसे बना है, वहाँ भी हमने पूरे डिस्क्राइब किया है। यहाँ फिर से मैंने साइड में लट लकार का फॉर्मूला लिख दिया है, यहाँ कुछ अनुवाद लिखा है। और ये जो है 5 सेंस ऑर्गन्स, जिस तरह से साइंस में 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, अगर उसमें से एक भी ऑर्गन्स हमारे नहीं है तो हम एक प्रॉपर पर्सन नहीं कहे जा सकते। समझ गए। उसी तरह से संस्कृत में है, ये 5 बातें अगर आप कमांड कर लेते हैं, यही 5 धातु, वचन, पुरुष, लकार और विभक्ति, ये 5 बातें अगर आप कमांड कर लेते हैं तो संस्कृत का बुक पढ़ना, अनुवाद बनाना आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। इसके सिवा छठा है ही नहीं, समझ रहे हैं। इसके सिवा 6 कुछ है ही नहीं, बस इसी 5 पे पूरा ग्रंथ लिखाता है। चलिए आइए, हमने यहाँ देख दिया है लकार में हमने दिया है टोटल 10 और -5 किया है और इक्वल टू 5। इसका मतलब यह हुआ कि लकार जो होता है टोटल 10 होता है, लेकिन 10 उसके लिए जिसको संस्कृताचार्य बनना है। और आप लोग को तो संस्कृताचार्य बनना है नहीं, आप लोग को 10th तक पढ़ना है संस्कृत और अच्छे नंबर आ जाए। तो ये 5 जो है, 5 लकार जो है, इसी पर मैट्रिक जो है वो डिपेंड करता है, बस इसी 5 पर। छठा आपको नहीं पूछता है। ठीक है, तो ये उसके बाद है आपका विभक्ति यानी कारक। कारक जो है चिन्ह, वो आपका
बहुत काम करता है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बालक शब्द रूप दिया है। बालक शब्द रूप में हमने समझाया है कि विभक्ति को कैसे प्रयोग किया जाता है। आप प्लीज़ जाइए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वहाँ आप देखिए बालक शब्द रूप को आप देखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो जितना मैं वीडियो बनाऊंगी अपने आप आपके पास पहुंच जाएगा। और मैं फिर से रिक्वेस्ट करके कहती हूँ कि आप कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी भाषा समझ में आ रही है या नहीं। मैं पूरी इजी तरीक़ा से, क्योंकि मैं जानती हूँ संस्कृत थोड़ा सा संस्कृत क्यों अलग लगता है, क्योंकि संस्कृत जो स्टार्ट होता है ना, इंग्लिश क्या करते हैं नर्सरी क्लास से पढ़ने लगते हैं लेकिन संस्कृत है कुछ ऐसे स्कूल्स होते हैं जो 5-6 से चलाता है, ठीक है। तो अचानक किसी चीज़ से अगर मुलाकातें होती हैं ना तो थोड़ा सा तो अनजान लगता ही है, यही वजह है। नहीं तो संस्कृत भी बहुत ईजी है। जिस इंग्लिश में आप वर्ड मीनिंग याद करते होंगे, बिना मीनिंग के तो होगा नहीं। इंग्लिश में आपके फार्मूला टेंस पढ़ते हैं, फार्मूला पढ़ते होंगे, बिना फार्मूला के तो होगा नहीं। मैथ पढ़ते हैं, मैथ में बिना फार्मूला के नहीं होता है। तो उसी तरह से ये फार्मूला है। अगर आप इस फार्मूले को कैच कर लीजिए, समझ लीजिए, तो संस्कृत बहुत इजी है, ठीक है। अनुवाद बनाना बहुत इजी हो जाएगा। चलिए, तो क्या फिर से मैं रिपीट करती हूँ, अनुवाद बनाने के लिए 5 चीज़ों का जरूरी है। एक हाथ में 5 उंगलियां होती है, पांचों का इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अनुवाद के लिए 5 चीजें जो है, पहला क्या है वर्ब। हमने कहा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट, बिना वर्ब के सेंटेंस नहीं। दूसरा हमने कहा है वचन, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, समझ रहे हैं ना। एक वचन है, द्विवचन। संस्कृत में वचन 3 होते हैं, हिंदी में भी 2 होते हैं और इंग्लिश में भी 2 होते हैं, लेकिन संस्कृत में वचन जो होते हैं 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इतना तो समझ आ गया होगा। उसके बाद है पुरुष। पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ठीक है। संस्कृत में थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, संस्कृत में उल्टा हो जाता है। उल्टा क्या होता है, ये फर्स्ट पर्सन जो होता है ना, फर्स्ट पर्सन जो होता है, आप इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन में आई और वी, माई, ये सब जानते हैं, ठीक है। लेकिन संस्कृत में क्या होता है, जिस तरह से यहाँ क्या लिखा हुआ अन्य, समझ गए। संस्कृत में फर्स्ट पर्सन आपका उत्तम पुरुष कहा जाता है। यहाँ प्रथम लिखा गया है यानी फर्स्ट, लेकिन फर्स्ट पर्सन जो होता है अन्य पुरुष होता है, समझ गए। और उत्तम पुरुष है, ये आपका फर्स्ट पर्सन का काम करता है, समझ गए। ये फर्स्ट, क्योंकि यहाँ अहम, अहम, अहम मतलब मैं, अहम मतलब मैं के लिए ये प्रयोग होगा, मैं, हम दोनों, हम लोग, समझे। इस संस्कृत में फर्स्ट पर्सन आपका उत्तम पुरुष हुआ और थर्ड पर्सन आपका फर्स्ट पर्सन जो नजर आ रहा है वो थर्ड पर्सन, ठीक है। उसके बाद आपका विभक्ति। विभक्ति यानी आप बालक शब्द रूप पढ़िए, लता शब्द रूप पढ़िए, मुनि शब्द रूप पढ़िए, वो विभक्तियां होती है, कारक होती है कि कैसे हम उसका कैसे प्रयोग करें, समझ में आया। तो आइए हम देखते हैं, कुछ अनुवाद हमने लिया है। वह पुस्तक पढ़ता है, ठीक है। वह यहाँ हमने लिख दिया है, सह मतलब हुआ, आपका मीनिंग भी हमने एकदम, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको एकदम आसान रास्ते से बताने के लिए। बात बाकी अगर आपको फिर भी कुछ और आसान अगर आपको लगता है कि इससे भी और इजी हो सकता है तो आप कमेंट में लिखिए। जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक हम जानेंगे कैसे। इस मैंने पूरी कोशिश की है एकदम डिस्क्राइब करने की, पूरा इजी वे में बताने की, ठीक है। तो यहाँ है क्या, सह। सह मतलब वह, सह एक वचन, किसमें हमने यहाँ लिख दिया है प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष यानी अन्य, प्रथम पुरुष यानी अन्य पुरुष, समझिएगा। प्रथम पुरुष यानी अन्य पुरुष। यहाँ देखिए, सह, तो, ते। सह मतलब वह, तो मतलब वे दोनों, ते मतलब वे लोग या वे सब भी आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वे सब, अन्य, राम, बालक, सब कुछ, ठीक है। उसके बाद कहता है कि मध्यम पुरुष है त्वम, युवा, यूयम। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा अनुवाद करने के लिए, वह पुस्तक पढ़ता है, वह का क्या होता है, सह। तो सह पुस्तकम
कर्म, कर्म यानी द्वितीय विभक्ति, कर्म, कर्ता, कर्म, क्रिया, कर्ता, कर्म, क्रिया, क्रिया मीन्स धातु, पठ धातु है, पठ धातु, पठ धातु में वह है, वह मने अन्य पुरुष, अन्य पुरुष का वह, यानी इसमें क्या लग जाएगा, ती लग जाएगा, पठ ती। उसी तरह से वे दोनों हाथ से लिखते हैं, वे दोनों का होता है तो, तो हंसते ना, ये हाथ से कलम का क्या है, ज्वाइंट है, यानी ये तृतीय विभक्ति होगा, ठीक है। बाल के ना, तो हंसते ना, और क्या है ये, द्विवचन है, ठीक है। वे दोनों द्विवचन है, यहाँ द्विवचन में क्या है, तह है, यानी लिख तह, समझ आया। एक वचन है ती, द्विवचन है तह, किसके लिए, अन्य पुरुष के लिए। अब यहाँ देखिए तुम सब, तुम क्या है, सेकंड पर्सन है, मध्यम पुरुष है, समझ में आया। तुम जो है यहाँ है, तुम यहाँ युवाम, और यह यूयम, समझ में आया। तुम के लिए सी लगाएंगे, तुम यहाँ क्या, तुम सब है, तुम सब यानी तुम सब, ठीक, समझ गए। तो तुम सब, यूयम, आपणात, आपणात यहाँ से पंचमी विभक्ति, क्यों, क्योंकि दुकान और दूध के बीच में क्या हो रही है, दूरी हो रही है, इसलिए पंचमी विभक्ति। तुम सब दुकान से दूध लाते हो, यूयम आपनात दुग्धम आनियत, था, समझे। उसका हम सब विद्यालय जाते हैं, हम सब का क्या होता है, वयम, वयम आ गया आपका उत्तम पुरुष के बहुवचन में, वयम विद्यालयम, कर्म है द्वितीय विभक्ति, विद्यालयम गच्छामः, पठामः, यहाँ है ना आमः। उसके बाद हम दोनों कहाँ जाते हैं, आवाम कुत्र पठावः, हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ के हम दोनों कहाँ पढ़ते हैं, हम दोनों का हमने लिखा है आवाम, आवाम कुत्र मतलब होता है कहाँ, पठावः, समझ में आया, ठीक है। तो इस तरह से आप कुछ और कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, अनुवाद और कुछ दीजिए कि मैम इसका क्या होगा, और बना करके देखिए, आप इसको बार बार रिकैप करके बार बार देखिए, बार बार देखिएगा तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं जो समझाने की कोशिश की हूँ आप समझ गए होंगे। तो चलिए इस वीडियो में मैं इतना ही करती हूँ, अगला मैं फिर मिलूंगी लोट लकार के साथ। लोट लकार का भी अनुवाद मैंने अपने इसके पहले वाले वीडियो में डाला है, आप देखिए, उसका फार्मूला देखिए, फार्मूला नहीं पढ़ेंगे समझ में नहीं आएगा। ओके, सो दैट्स ऑल, आज के लिए बस इतना ही। फिर से जाते जाते कहती हूँ, मेरे चैनल को प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ताकि और भी लोग को मैं सेवा दे सकूँ। धन्यवाद।